आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्तों, सभी का स्वागत है। राधे राधे। आई होप आप एकदम बढ़िया हैं और सेशन लगाने के लिए तैयार हैं। देखिए, दिन में क्लासेस आपकी जनरली मैं नहीं लेता हूं, बट आज सोचा थोड़ा समय है तो एक क्लास आपकी एक्स्ट्रा रख लेता हूं। वैसे ही क्लास आपकी शाम 7 से 9 और 10 से 12 बजे 2 क्लासेस थी, बट शाम को 7 से 8 वाली स्पेशल क्लास मैंने सोचा कि आपका फ्लो नहीं तोड़ता, डेली उस क्लास को रखते हैं ऑलमोस्ट, तो उस वजह से इस क्लास को मैंने 4 से 6 कर दिया है। तो आज का जो आपका शेड्यूल है वो 4 से लेकर 6 बजे आपकी बायो की क्लास है प्लस की। उसके बाद शाम को 7 से 8 बजे जो है आपकी स्पेशल क्लास है जीके एमसीक्यू की। और उसके बाद जो है रात को आपकी क्लास जो है 10 से 12 बजे है, ये आपकी फिर से बायो की प्लस क्लास है। यानी इस कोर्स के अंदर 2 क्लासेस होंगी, एक अभी 4 बजे और एक रात को 10 बजे। ठीक है, आज 10 तारीख है दोस्तों। सेम शेड्यूल आपका जो है 13 तारीख का भी चलेगा, बिल्कुल सेम, 4 से 6, 7 से 8, 10 से 12। बाकी शायद उसमें अभी 10 से 12 वाली क्लास शो नहीं हो रही है, तो वो मैं एक बार देख लूंगा, उस क्लास को मैं ऐड करा दूँ। ठीक है, चलो, डाउट्स आपके बिल्कुल एंड में लिए जाएंगे। ठीक है, आकाश, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। और बाकी आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, इफ पॉसिबल आप मुझे टाइप करके क्वेश्चन टैब में भेज दो, मैं जाने से पहले उसे लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एज ऑफ नाउ हम पढ़ेंगे, सेशन के एंड में बाकी सारी बातें आप लोगों से करी जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। आज की दोनों क्लासेस के अंदर मैं ऐसा टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ जो थोड़ा सा भारी है, जिसका नाम है टिश्यू। देखिए, एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू से भी थोड़ा सा अजीबोगरीब रहता है। मैं नहीं कह रहा कि वो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, बट उसमें थोड़ा रट्टा मारना पड़ता है। और आजकल उसके इस बड़े अजीबोगरीब सवाल बनने लगे हैं, कौन से टाइप का एपिथेलियल टिश्यू नहीं होता, और उसमें क्या करेगा, स्ट्रेटिफाइड, ऐसे भारी भारी शब्द दे देगा। तो अगर आप थोड़ा सा अच्छे से क्लास में फोकस करेंगे तो वो सभी सवाल आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मुझे लगता है उनमें कुछ भी नहीं है अगर आप सिंपली फोकस करके क्लासेस को अच्छे से लगाते हैं। बट एनिमल टिश्यू से पहले हम प्लांट टिश्यू का वो टॉपिक पढ़ेंगे जो भी बचा हुआ है, जो कि है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आपको पिछली क्लास में याद होगा, मैंने जब प्लांट टिश्यू आपको पढ़ाया था तो बताया था 2 तरीके के टिश्यू होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे मेरिस्टेम भी बोला जाता है, एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैंने आपको सिंपल, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी ये बताए थे, और परमानेंट में मैंने आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स बताए थे। सिंपल में मैंने आपको पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा बताया था, और कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको जाइलम और फ्लोएम बताए थे। याद, यहाँ तक आपको सब याद है? कोई दिक्कत तो नहीं? काइंड ऑफ न्यू टॉपिक है मनीष, वैसे तो टिश्यू ही है, बट टिश्यू का नया सेगमेंट है, सब टॉपिक न्यू है, तो आप 15-20 मिनट क्लास को लगाओ। अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता तो पहले पिछली क्लास देखना, बट आई थिंक समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, क्या स्क्लेरेन्काइमा तक का सारा पोर्शन हमारा पूरा हो चुका है? मैंने आपको स्टोमेटा वगैरह जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी लिखवा दी थी, जो जनरली हम इसमें कवर नहीं करते हैं, बट मैंने अपनी तरफ से ईमानदारी रख के वो भी कवर करा दिया है। लास्ट चीज जो मैंने आपको बताई होगी, वो मैंने आपको एक पेड़ का डायग्राम सा बना के दिखाया होगा, और उस पे यहाँ पर एक आदमी ऐसे सोता हुआ मैंने दिखाया होगा। ठीक है, मेरी आदत है जनरली मैं हर क्लास से पहले पिछली क्लास की रिकॉर्डेड वर्जन थोड़ा सा देखता हूँ। अभी मैं वही कर रहा था 15 मिनट पहले। वो देखने का पर्पज सिंपली ये होता है, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों क्लास के बीच में कोई आधी लाइन भी छूट जाए, तो वो फोटो देख के मैं समझ गया कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ। उसके आगे का डेटा मैं आपको पढ़ाता हूँ। मेघना, चिंता ना करें बेटा, वो पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये वाला पोर्शन आज हम पढ़ेंगे। अब आप हेडिंग डालिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। 2 चैप्टर्स ऐसे हैं दोस्तों जिसमें ज्यादा लिखने का काम होता है, एक टिश्यू वाला और एक किंगडम क्लासिफिकेशन वाला। तो आज क्योंकि टिश्यू वाला टॉपिक चल रहा है, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप थोड़ा जल्दी जल्दी ज्यादा लिखेंगे। ठीक है, टाइम मैं आपको पूरा दूंगा, बट स्टिल आई एक्सपेक्ट अ बिट ऑफ स्पीड फ्रॉम यू। देखिए, कॉम्प्लेक्स क्या होता है जो सिंपल नहीं होता। यानी सिंपल में हमने पढ़ा था दोस्तों कि अगर कोई कॉलिन कायमा है तो उसमें एक ही जैसे सेल होंगे, कोई पैरन कायमा है तो उसमें भी एक जैसे सेल होंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स का मतलब इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल देखने को मिलते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स में आता है मोर देन one type of cells. But then how is it a tissue? हमने टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ी थी, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। बताओ, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन टुगेदर। मैं जानता हूं ग्रामर के हिसाब से बहुत बढ़िया सेंटेंस नहीं बना, बट मैं आपको आई होप मैसेज दे पाया होगा। ये सभी सेल्स मिलकर एक काम करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास गोलगप्पे है, दही है, चटनी है, लाल चटनी, इमली वाली, हरी चटनी, थोड़ा सा काले चने, और साथ में थोड़ी सी भुजिया प्लेन वाली, और उसके अलावा 2-4 और तरीके के मसाले, और थोड़े से अनार, और ब्राउन, और जो गाजर है वो, तो इन सबको मिलाकर जो है मैं दही पूड़ी बना सकता हूँ। मैं इन सबको मिलाकर जो है
राज कचौड़ी बना सकता हूँ, मैं कई सारी वैरायटी बना सकता हूँ। राज कचौड़ी के लिए थोड़े से आलू भी चाहिए होंगे उबले हुए। तो यानी यहाँ पर क्या है, कई तरीके के सेल्स मिलाकर एक चीज कर रहे हैं। यानी जैसे उसके अंदर कई चीजें मिलाकर वो एक चीज बनी थी, वो एक काम कर रही थी पेट को भरने का, ऐसे ही यहाँ पर कई चीजें मिलाकर एक काम कर रही है। ठीक है, जोमेटो वगैरह में मजा नहीं आता दिव्यांश इसमें, ये तो जाकर खाने में ही मजा है। ठीक है, यहाँ तक की बात आप समझ पाए। अब देखिए, आपने एक चीज तो सुनी होगी, वुड। हम पेड़ की बात करते हैं, हम कहते हैं लकड़ी, वुड वुड बोलते हैं ना, इसकी वुड ऐसी है, ये बैट इस वुड का बना है। वुड कॉमन वर्ड है। एक्चुअली वुड जो है वो जाइलम है। यानी अगर आपको कहीं पर जाइलम का दूसरा नाम पूछ ले तो जाइलम का ही दूसरा नाम ऑल्सो नोन एज वुड। अब ये पहला पेज है। और अगर आपसे कोई फ्लोएम का दूसरा नाम पूछ ले तो आप कहेंगे बास्ट। ये ना डायरेक्ट सवाल आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज बास्ट, तो आपको पता होना चाहिए फ्लोएम, ऐसे ही वुड जाइलम होता है। BAST बास्ट बोलते हैं फ्लोएम को। अभी समझाऊंगा दिव्यांश, फ्लोएम पूरा पढ़ाऊंगा। जो फ्लोएम है वही बास्ट है, तो उसी को आप बस बास्ट के रूप में भी पढ़ सकते हो। देखो, देखिए जो जाइलम है या फ्लोएम है, इन्हें हम कहते हैं वास्कुलर टिश्यू, क्योंकि ये होते हैं यूज्ड इन कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। देखिए, हमने जब पढ़ा था दिल वाला पोर्शन, तो उसमें मैंने आपको वास्कुलर बंडल, वास्कुलर टिश्यू, वेसल्स, ब्लड वेसल्स ये सब पढ़ाया था। जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारे पतले पतले पाइप होते हैं जो कि सामान को इधर से उधर लेके जाते हैं, ऐसे ही पेड़ के अंदर भी आपको ऐसे बहुत पतले पतले पाइप देखने को मिलते हैं। उन्हें हम वास्कुलर टिश्यू कहते हैं। यानी कल को आपसे वो पूछता है कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और फ्लोएम, इनमें से कौन सा एक वास्कुलर टिश्यू है, आप आंसर देंगे फ्लोएम, क्योंकि जाइलम भी कुछ कैरी करके लेके जाता है, फ्लोएम भी कुछ कैरी करके लेके जाता है। अब जाइलम क्या कैरी करके लेके जाता है? जाइलम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। अब एक्चुअली वाटर के साथ ही मिनरल्स भी लेके जाता है। शायद आपको याद होगा, स्टोमेटा के साथ मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई वो खुलता है, ट्रांसपायरेशन होता है, फिर नया पानी आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स की जरूरत होती है। इसी तरीके दोस्तों फ्लोएम क्या करता है? कंडक्ट्स फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, विकास होपफुली इस कंटेंट से वो सॉल्व हो जाना चाहिए। फिर भी अगर ना हो, आपको लगे इससे थोड़ा डिफरेंट था, तो आप मुझे उसकी थोड़ी फ्रेमिंग विद ऑप्शंस मुझे क्वेश्चन टाइम में भेजना, मैं देखूंगा। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस। अच्छा, बहुत अच्छा करा रेनू आपने, सही समय पे आपने काम पूरा कर लिया। जनरली बच्चे एक बार पीछे रह जाते तो पूरा नहीं कर पाते, अच्छी बात है। आप यहाँ से अपनी क्लासेस सारी अच्छे से लाइव लगाइएगा। अच्छा, ठीक है विकास। अच्छा हाँ, समझ गया समझ गया, वो तो हो जाएगा इसी कंटेंट से। क्या आप सबको बातें समझ आ रही है? अब कई बच्चे क्या होते हैं ना, फंस जाते हैं कि सर जाइलम वाटर के केस में है, हमें याद नहीं रहता। देखो, फ से होता है फ्लोएम और फ से ही होता है फूड, तो ये एक जैसा सा साउंड करते हैं, इस तरीके भी ध्यान रख सकते हो। वरना देखो, अल्फाबेट्स में WXYZ होता है, तो W से वाटर है और XY से जाइलम बनता है। दोनों में से किसी भी तरीके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोएम कंडक्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। मैं आपको अगले पेज पे इसे थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, जिंदगी में कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो जनरली स्पीकिंग जब उसे नेचर लेके जाता है, तो जहां पर वो ज्यादा होती है, जहां पर वो कम होती है, ज्यादा से कम की तरफ जाती है। जैसे कि अगर आप नोटिस करेंगे डिफ्यूजन या ब्राउनियन मोशन वगैरह अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उसमें यही होता है कि आपने मंदिर में धूप बत्ती जलाई। अब मंदिर के अंदर उस धूप बत्ती की जो खुशबू है, पार्टिकल्स है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसी वजह से वो उससे बाहर निकलकर सब तरफ फैलती है। ऐसे ही परफ्यूम का भी काम होता है। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, जो सोर्स होता है वहां से चीजें जाती हैं सिंक की तरफ। सिंक मतलब जहां पर वो जाकर रुकनी है। यानी यहाँ पर मैं स्टोरेज ऑर्गन्स की जगह पे फ्रूट भी लिख सकता हूँ, हो सकता है फ्रूट की फॉर्म में जाके स्टोर हो जाए। इसकी जगह मैं और भी कुछ लिख सकता हूँ, उसकी छाल लिख सकता हूँ, स्टेम लिख सकता हूँ, बहुत सारे इलाके हो सकते हैं, पैरेन्काइमा लिख सकता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं लिखा। ये आप समझ पाए कि फूड जो है वो लीव से क्यों जाएगा, बिकॉज पत्तों के अंदर खाना बनता है। और पानी लीव में क्यों जाएगा, क्योंकि लीव में खाना बनता है। रूट में यानी रूट के आसपास पानी होता है, इसी वजह से रूट से पत्तों में पानी जाएगा।
क्या आप इस पूरे पेज को समझ पाए हैं? आगे चलते हैं। देखो, अब यहाँ पर आता है थोड़ा सा रट्टा मारने वाला काम। जाइलम जो है ना, वो 4 तरीके के इसमें सेल्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। पहला ट्रैकीड्स, दूसरा वेसल्स, ऑल्सो नोन एज ट्रैकिया या ट्रैकी, जाइलम, पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। इन चारों में से दोस्तों ये होता है लिविंग, ये तीनों होते हैं डेड। डेड और लिविंग का सिंपल सा मतलब वही है कि जैसे स्क्लेरेन्काइमा है, आपको पता है उसमें लिग्निफाइड वॉल्स हो जाती है, तो उसी तरीके के बाकी भी दोनों होते हैं। और जो जाइलम पैरेन्काइमा है, अरे वाह, बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही अच्छे से क्लासेस को लगाइए। ये करता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड स्टोरेज ऑफ फूड। विकास, आई होप ये ब्लैक वाले पोर्शन से आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, जो भी आपका कल सवाल था। और ऐसा मत समझना कल आपने वो सवाल भेजा तो आज कंटेंट लिखवा रहा हूँ, पिछले कोर्स के अंदर भी ये बात लिखी गई है। अगर कोई यहाँ पर ऐसा बच्चा है जो सेकंड टाइम इस कंटेंट को पढ़ रहा है, तो उसके नोट्स में बात ऑलरेडी होगी। गौरव, जनरली वो जो डेटा है 10th वाले से मिलाते हैं, तो आपने जो फॉर्म भरा है वो किस रिस्पेक्ट में भरा है ये आपको देखना होगा। मेनली 10th वाले से डेटा जो है मिलाया जाता है, नाम वगैरह। फिर भी आप एक बार थोड़ा इस बारे में यूट्यूब वगैरह पर रिसर्च करना। मेरा ख्याल एफिडेविट वगैरह बनवा के काम हो जाता है। पर्सनली स्पीकिंग, ये देखिए ये मेरा डोमेन नहीं है, बिकॉज मेरे 24 घंटे पढ़ाने या कंटेंट की तरफ बीतते हैं। बट फिर भी आप थोड़ा सा मदद लेना किसी की, यूट्यूब वगैरह पे इनके डेफिनेटली सोल्यूशन जो है आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे दोस्तों, अब मेरा एक सवाल है आपसे। ये पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आप, आई होप आप साथ से नोट कर रहे हैं। पानी जो है ऊपर की तरफ जाएगा ना, अगर ये पेड़ है मेरे पास, तो अगर मैं इस पेड़ को ध्यान से देखूं तो क्या पानी ऊपर की तरफ जा रहा है? अच्छा, नोट कर रहे हैं आप? यहाँ बना के दिखा देता हूँ, चलो। ये बनाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। अचानक अब मैंने क्या करा, एक समुराई को बुलाया जापान से और मैंने कहा पेड़ को काट दो, यानी पेड़ बीच में से कट गया अचानक ही। तो क्या आपको लगता है कि इसमें से फव्वारे जैसा पानी निकलेगा? निकलना चाहिए टेक्निकली, पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, क्यों नहीं निकलेगा? TRACHEIDS, श्रेय, क्यों नहीं निकलेगा? बाय, लीव्स नहीं है, चलो लीव भी बना दिए। और बताओ, बताओ। वन ऑफ द रीजंस, इतने प्रेशर से नहीं जा रहा, इतने से नहीं जा रहा, लेकिन उतने से तो जा रहा है आकांक्षा, यानी स्लाइट प्रेशर तो है तभी जा रहा है। गुड, सॉलिड है तो पानी कैसे जा रहा है? डाउट्स प्लीज क्वेश्चन टैब में। वो डेड हो गया? अरे भैया देखो, बात को समझो। मुझे बस एक बात बताओ, क्या ये पानी लगातार ऊपर जा रहा है? अचानक मैंने इसे यहाँ से ऐसे खोल दिया, तो क्या ये पूरा पानी पानी हो जाएगा यहाँ पर? क्यों नहीं होगा? निकलेगा, बट फवारे जैसा नहीं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। एक्चुअली पानी नहीं निकलेगा, स्पीड स्लो है, सारी बातें आप जो कह रहे हैं पार्शियली ट्रू हैं। आई एम नॉट सेइंग दोज आर इनकरेक्ट, बट स्टिल मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। जो राइज होता है, राइज इन वाटर इन प्लांट्स, वो होता है दो रीजंस की वजह से। एक होता है ट्रांसपायरेशन या ट्रांसपिरेशन, और दूसरा होता है कैपिलरी एक्शन। ये दो रीजंस की वजह से होता है। ट्रांसपिरेशन मैंने आपको बता दिया, पत्तों के ऊपर जो स्टोमेटा है वो खुलेंगे और उनसे वेपर्स चले जाएंगे और वहां पर पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। उस वजह से जो है जड़ों से पानी खींचकर ऊपर की तरफ आएगा। अभी कैपिलरी एक्शन वैसे तो फिजिक्स का टॉपिक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, कैपिलरी एक्शन होता है कि अगर एक मेरे पास एक ट्यूब में ले आता हूँ और इसके अंदर इतना पानी भरा है एक कंटेनर के अंदर, तो कैपिलरी एक्शन ये कहता है कि इस ट्यूब के अंदर जो पानी होगा वो नीचे से आ सकता है, वो थोड़ा ज्यादा होगा। पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, रीजन ये वो जबरदस्ती अभी सही समय नहीं है वो पढ़ाने का। बस अभी के लिए शॉर्ट में बोल देता हूँ। एक्चुअली इसमें कनकेव मेनिस्कस बनता है और वो इस पानी को ऊपर खींचता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और दूसरी बात, कैपिलरी एक्शन ये कहता है कि पाइप जितना पतला होगा, ये पाइप जितना पतला होगा, पानी उतना ऊपर की तरफ जाएगा।
क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? लालटेन ऐसा ही काम करती है, या आपका कभी हैंकी ज़रा सा आप गीला करके देखिए, अपने आप उसमें पानी ऊपर की तरफ भागेगा। केमिस्ट्री लैब में भी हो सकता है आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे हों, पतली सी एक तिल्ली जैसे दी जाती है, टॉवल वगैरह सब इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, कैपिलरी एक्शन के, ठीक है? मैं कैपिलरी एक्शन से जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो सिंपल सी ये बात है कि जितना पतला पाइप होगा, उतना पानी ऊपर की तरफ जाएगा। ये केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, सिंपली ये शब्द लिखा है तो मेरा समझाना फ़र्ज़ है। तो पानी ऊपर की तरफ 2 चीज़ों की वजह से चढ़ता है, प्राइमरी रीज़न है ट्रांसपायरेशन या ट्रांसपिरेशन, लेकिन कैपिलरी एक्शन भी उसे सपोर्ट करता है, ठीक है? कैपिलरी एक्शन भी उसे सपोर्ट करता है। समझ पा रहे हैं बात को? नहीं, नहीं, नहीं मनीष, ऐसे नहीं निकलता था। अब सवाल का आंसर तो मैंने नहीं दिया अभी भी, सवाल तो वहीं का वहीं है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर एक कैपिलरी, ये सब बनाना नहीं है जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, अगर मेरे पास एक कैपिलरी है, जिसमें पानी जो है इतना ऊपर तक आ गया, और अगर अब मैं जो है इसे यहाँ से हटा दूँ, इतने पोर्शन को काट दूँ, तो क्या अब यहाँ पे जो है ये पानी इस तरीके निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि टेक्निकली उसे इक्वल करने के लिए उसे ऊपर तक जाना था। आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यानी अगर वो पानी यहाँ तक होता ही होता है, अब अगर मैंने इसे यहाँ से काट दिया, तो ये तो फव्वारा बन जाना चाहिए। आंसर इज अ नो। एक्चुअली क्या होता है, ये जो मेनिस्कस अभी मैंने आपको बताया था, ये फैल जाता है, चौड़ा हो जाता है। यानी ये एक पूरा जो सर्कल है, ये सर्कल बड़ा हो जाता है, जिस चक्कर में प्रेशर बैलेंस हो जाता है। मैं जानता हूँ आप में से कई सारे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, इट्स ओके, फिजिक्स में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर पेड़ आप बीच में से काटोगे तो ऐसा कोई पानी वानी कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि पहली बात, जैसा कि आप लोगों ने कहा, इतना प्रेशर नहीं है। दूसरी बात, कैपिलरी एक्शन भले ही पानी को ऊपर ले जाने में सपोर्ट करता है, बट अ, वो ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्यूब को बीच में से काट दोगे तो फव्वारे जैसा काम करेगा। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए हैं? अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो कृपया आप बस इतनी सी बात पे रट्टे मार लीजिए, पेपर के लिए इतना 100% काफ़ी है। ठीक है? ट्रांसपिरेशन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मनीष कल की क्लास में, आप कल की क्लास देखेंगे तो वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, ये सब बना रहने देता हूँ जस्ट इन केस आप रिवाइज़ करें तो आपके लिए आसानी हो। अगले नंबर पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्लोएम। अब दिव्यांश ने जो पूछा था कि सर बास्ट क्या होता है, पूरा फ्लोएम की जगह बास्ट या फिर बार्क बोल सकते हैं, एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए जो फ्लोएम शब्द है ना, यह है फ्लूस से, और फ्लूस का मतलब होता है बार्क, बार्क बोले तो तना, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब अपने लिए ये सब इतनी काम की बातें नहीं है, अपने लिए रट्टे मारने वाली बात यह है कि इसके अंदर भी होते हैं 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। सीव ट्यूब्स पूछा जा चुका है आपके पेपर में, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, और फ्लोएम फाइबर्स। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग तुक्का मारें कि इनमें से अगर एक ही डेड है तो वो कौन सा है। मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं, एक डेड है कोई सा। हिमांशु अराउंड 7 क्लासेस, 7 to 8। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये डेड होगा, क्योंकि याद है ना, फाइबर ही स्क्लेरेनकाइमा है और स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है। ये तीनों जो है वो लिविंग है। नोट करिए, फ्लोएम का फंक्शन आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, फ्लोएम फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स। मैं डिक्टेट कर दूंगा इसे, फ्लोएम फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स। चलें आगे दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स। अब देखिए, आप नोटिस करेंगे कि मैं यहाँ पर बिना डायग्राम के ही पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज सच बोलूँ तो डायग्राम की ऐसी कोई खास नीड नहीं है, और डायग्राम से कोई खास मदद भी नहीं होती है ऐसे टॉपिक्स में। जब टॉपिक्स थोड़े मुश्किल होते हैं तो बेटर रहता है पहले एक बार हम अच्छे से अपने नोट्स बना ले, उसके बाद जो है चीज़ों के डायग्राम देख ले, बिकॉज फोटो ही देखते हम रह जाते हैं, और फोटोज में भी जनरली ऐसा कुछ बहुत सॉलिड हमें विजिबल नहीं होता जो है ना क्लियरिटी दे दे एकदम चीज़ों की। फिर भी मैं आपको कुछ फोटोज जो है दिखाना चाहूँगा, रुकिए।
ओके जी, गुड इवनिंग। देखिए पिछली बार वाली फाइल है ये, मैं आपको दिखा चुका हूँ ये सब डायग्राम्स वगैरह। अब आप इसे आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि अब आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता हैं। जस्ट टेक अराउंड 10-15 सेकंड्स और इसे ऑब्जर्व कीजिए। ये जो है एक तरीके का पेड़ का तना है और इसके अंदर का पोर्शन आपको दिखाया गया है। आप इसे ध्यान से देखिए। क्या आप थोड़ा-थोड़ा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा ये वो कहाँ पर है? 2 घंटे की क्लास है अभिजीत, ठीक है? आगे चलते हैं। ये मैं आपको सब बता चुका हूँ, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, गार्ड सेल, ये सब पिछली क्लास का हिस्सा है। ये है दोस्तों फ्लोएम और जाइलम का डायग्राम। जब मैंने इसे देखा, तो मैंने इसे यही कहा कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, बट सोचा मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इसे ज़िंदगी में नहीं देखा और देखा एक ही बात है, क्योंकि कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। और ये डायग्राम जो है एनसीईआरटी का डायग्राम है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि कोई सेंस नहीं है इस डायग्राम का। एक्चुअली क्या है, ये आपको पाइप्स देखने को मिल रहे होंगे, है ना जी? बस वो पाइप्स दिखाए गए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसे जाने दीजिए। इसलिए दिखाया गया है कि अगर मैं डायग्राम नहीं दिखाऊँगा तो कईयों के पेट में दर्द हो सकता है कि सर ने इनके डायग्राम नहीं दिखाए। तो मैंने बस वो फॉर्मेलिटी पूरी करी है, साफ बोल रहा हूँ। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है और समझ में भी अपने को नहीं आने हैं। अब ये थोड़ा-सा आप देख सकते हैं, ये ट्रैकेट्स है, ये वेसल है, ये जाइलम पैरेन्काइमा। अगेन देखा ना देखा एक ही बात है, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? मैंने फिर भी अपनी तरफ से ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसे एक बार ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब मैं चल रहा हूँ जी एनिमल टिश्यूज़ की तरफ। क्या आप तैयार हैं? प्लांट टिश्यू से ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर। और यहाँ से अगर सवाल बनेगा तो मॉडरेट टू टफ लेवल का बनेगा, तो कंटेंट भी उसी तरीके का थोड़ा-सा ज़्यादा होगा। आप इसे नए पेज से लिख सकते हैं या आप उसी पेज से भी लिख सकते हैं, चलेगा। वैसे न्यू पेज से लिखेंगे तो बेटर रहेगा बिकॉज़ इट इज़ अ लॉन्ग टॉपिक। एनिमल टिश्यू, देखिए क्लासिक डिफरेंस क्या है एनिमल और प्लांट टिश्यू में? एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में जो मेन फ़र्क है वो है सेल वॉल का। सीधी बात, नो बकवास। एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में जो फ़र्क है वो है सेल वॉल का मेनली। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। आप क्या करेंगे, इसी को हेडिंग डाल लेंगे, मैं इसी के नीचे से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। एनिमल टिश्यू में नो सेल वॉल, ओनली सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि देखिए जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मैं आपको जैसा बताया है पहले, ऐसा कुछ कवरिंग जैसी होती है, जैसे गुब्बारे के ऊपर कवरिंग होती है। तो ये जो है फ्लेक्सिबल होता है और ये मूव कर सकता है। यानी अगर किसी के ऊपर सेल मेम्ब्रेन बनी है तो इट कैन मूव, जैसे कि हम अपने हाथ पैर को मूव कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं और ऑफिस की जगह हम चाय पीने भी जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं, सो सकते हैं, घूम सकते हैं। पेड़ तो बेचारा ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने पेड़ को अपने घर पे लगा दिया तो पेड़ वहीं बैठा रहेगा ज़िंदगी भर, भले ही उसे मैं नापसंद हो। है ना? उसको कुछ नहीं कर सकता। मैं दिन भर उसके सामने बैठ के फ़ोन पे चुगलियाँ करूँगा आपसे और वो नहीं सुनना चाहेगा। वो सज्जन पेड़ है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसे वो सब सुनना ही पड़ेगा, जब तक सुनना पड़ेगा जब तक वो दुर्जन ना हो जाए। ये तो खैर हँसी-मज़ाक की बात है। मुद्दे की बात ये है कि प्लांट्स कैन नॉट मूव, दे मूव वेरी लेस स्लाइटली, बट एनिमल्स मूव अ लॉट, बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। है ना? इमेजिन कीजिए एक शेर भाग रहा है किसी रैबिट के पीछे, तो कितना ज़्यादा मूव कर रहे हैं। तो वो मूवमेंट के लिए सेल वॉल ना होना ही बेटर है और सेल मेम्ब्रेन होगा तो काम चल जाएगा। ठीक है जी? आगे चलते हैं। अब दोस्तों एनिमल टिश्यू कई तरीके के होते हैं। एक काम करते हैं, जैसे मैंने आपको प्लांट टिश्यू की पहले समरी बताई थी, फिर डिटेल्ड वर्जन बताया था, कुछ वही काम यहाँ पर भी करते हैं। ठीक है? सैंक्रोइड जब सेल चैप्टर पढ़ाऊँगा तो और डिटेल में बताऊँगा, वहाँ और क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। देखो दोस्तों, हमारी बॉडी में एक ऐसी चीज़ है, अब ये नोट नहीं करना, बस सुन लेना, ठीक है? जैसा मैंने पिछले प्लांट टिश्यू में करा था, वही यहाँ कर रहा हूँ। नोट मत करना, प्रॉपर नोट्स बनवाऊँगा, पहले सुन लेना। हमारी बॉडी में एक सेल ऐसा पाया जाता है जो बड़ा खास है और वो सबके पास है, ऑलमोस्ट सबके। वो है नर्व सेल। इसका खेल ही अलग है। यानी जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, ये बाकी पूरी बॉडी के सारे सेल्स से बहुत ज़्यादा अलग हैं क्योंकि ये हमारी इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, है ना? यानी हमारे जो हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, उसमें एक तो हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू। मुझे बड़ा पसंद है नर्वस टिश्यू पढ़ाना क्योंकि जब मैं नर्वस टिश्यू पढ़ाऊँगा, तो मैं पता है क्या लिखूँगा इसके आगे? मेरा फेवरेट है ये, ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसलिए मेरा फेवरेट है, मेरे को मेहनत ही नहीं लगती क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको जो-जो इसके बारे में हो सकता है, मैं सब आपको पढ़ा चुका हूँ। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा एपिथेलियल। एपिथेलियल का मतलब है कवरिंग। जैसे आप अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवाते हैं, तो वो मेन सामान के साथ बहुत सारी कवरिंग होती है। जैसे कि आपने एक शर्ट मंगवाई, वो शर्ट के ऊपर भी एक कवरिंग चढ़ा के देंगे, एक पन्नी जैसी चढ़ा के देंगे, उसके ऊपर भी एक कागज़ का रैपर चढ़ा के देंगे। शर्ट के अंदर भी हो सकता है कि वो एक कागज़ वगैरह की लेयर लगाएँ, जिससे कि वो शर्ट का जो क्रीज है वो खराब ना हो। ठीक है? तो एपिथेलियल हम पढ़ेंगे, वो एपिथेलियल में कवर होगा। दूसरे नंबर पे हम मस्कुलर पढ़ेंगे, जो हमारी मसल्स हैं, इनके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे हम वो टिश्यू पढ़ेंगे जो कनेक्शन बनाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। और चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू।
देखो मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू में फर्क है। जैसे कि हमारी हड्डियां कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ सकती है क्योंकि वो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ती है। यानी मेरे हाथ में जो हड्डियां हैं उन्हीं की वजह से मेरा अंगूठा जो है वो इस उंगली से जुड़ा हुआ है, इनसे इनका कोई कनेक्शन बन रहा है, या मेरा शोल्डर जो है वो मेरे हाथ से जुड़ा है क्योंकि वहां पर एक कनेक्शन है। अभी कुछ भी नोट नहीं करना, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसे आराम से आप बस सुन लीजिए। ये टीजर है, ट्रेलर है, जो जो यहाँ बताया जा रहा है, जैसे टीजर का पूरा पोर्शन मूवी में दिखाया जाता है, ऐसे ये सब आपको आगे चल के लिखवाया जाएगा। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मस्कुलर टिश्यू से अलग होता है बिकॉज मसल्स लोकलाइज्ड होती हैं। लोकलाइज्ड का मतलब ये है कि जो मसल बाइसेप्स यहाँ पर है वो यहीं पे रहेगी ना, वो कहीं और तो नहीं जा सकती। कल को ऐसा तो नहीं मैं कह सकता कि अरे देखो मेरी उंगलियां मोटी हो रही है, मेरी उंगलियों की भी बाइसेप्स बन गई, नहीं। क्योंकि बाइसेप्स का मतलब ही है कि वो ये वाले इलाके की मसल्स हैं और कहीं नहीं जा सकती। ट्राइसेप्स की अपनी लोकेशन है, क्वाड्रिसेप्स की अपनी लोकेशन है, डेल्टॉइड की अपनी लोकेशन है, तो वो एक ही जगह पे होती है, तो ऐसा कनेक्शन बनाने का वो काम नहीं करती। क्या आपको यहाँ तक बातें समझ आई मेरी? अब आप नोट करिए, अब मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ। अब आप इसी बात को थोड़ा प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए। एनिमल टिश्यू, पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। Yes, Ritika, but for that you will have to ask me what the issue is in the doubt section. The class will end at around 5:45, then I'll answer your doubt. आप मुझे लिखिए कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस स्टेज पे है आपकी प्रिपरेशन, क्या हो गया है, क्या बचा है, कि अगर पहला कोई पेपर दिया तो क्या स्कोर है, सब बातें लिखिए और 5:45 तक का वेट कीजिए, उस समय डाउट लूंगा। जी हाँ, इसे नोट करना है जी। तो एपिथेलियल, EPITHELIAL, ठीक है जी। चलो, अब जैसा कि वहां पर मैंने करा, सेम काम यहाँ करूंगा, एक एक करके सारे पढ़ाऊंगा। एपिथेलियल या एपिथेलियल टिश्यू, इन शॉर्ट बोलूं तो इसे मैं एपिथेलियम भी कह सकता हूं प्यार से, जैसे भी मैंने जितेंद्र को जीतू कहा, हक है मुझे कहने का, ऐसे ही एपिथेलियल टिश्यू को मैं एपिथेलियम कह सकता हूं। देख रहे हो जोक्स भी कितने सटीक प्लान करे जा रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम जो है ये एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये सपना सब बताऊंगा, चिंता मत करो। जैसे कि प्लांट्स के केस में हमने एपिडर्मिस पढ़ा था ना, ऐसे ही मैं एनिमल्स के केस में एपिथेलियम पढ़ूंगा। यानी ये है एक तरीके से प्रोटेक्टिव आउटर कोटिंग, समझ पाए? अब सबसे पहले समझेंगे है क्या। स्किन की अधिकतर दिक्कतें जो हैं वो दो रीजंस के चक्कर में होती है, ज्यादा सनलाइट और लैक ऑफ मॉइस्चर। यानी अगर आपका एक ऐसा इलाका है जहां पर नमी नहीं होती है तो वहां पर स्किन का डॉक्टर बनना अच्छी बात होती है, क्योंकि वहां पर जो है स्किन की प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा होती है लोगों को, और उस वजह से क्या है कि बैक्टीरिया वगैरह ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, अगर ये हमारी स्किन है तो जनरली क्या होता है, इसके अंदर कुछ जगहें होती है जहां से निकल के लिक्विड बाहर आता रहता है और वो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेता है। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? जिसे हम कहते हैं ना हमारी स्किन तो ऑयली है, उस ऑयली स्किन का एक्चुअली बड़ा फायदा होता है। ये तो टीवी में फेयर एंड लवली वालों ने जो है ऑयली स्किन के बारे में ये वो कह के सारी बातें कर ली। वो ऑयली स्किन जो है वो एक्चुअली बड़ी फायदेमंद चीज है। अब ये लोग पता क्या कहते हैं, ये कहते हैं पहले फेस वॉश करो 150-200 का लाके, ऑयल को हटाओ, फिर वो लोशन तो खरीदो। क्यों? अरे तुम्हारी स्किन ड्राई हो जाएगी, तुम बाहर जाओगे, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। एक्चुअली दिस इज द बिजनेस। पहले वो ऑयल को हटवा रहे हैं, फिर वो आर्टिफिशियल ऑयल उसके ऊपर लगवा रहे हैं। क्या कमाल की बात है। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये जो पर्पल वाली लेयर आप देख रहे हैं, ये एक तरीके की कोटिंग है हमारी बॉडी के ऊपर। क्या ये जो कोटिंग है ये कंटिन्यूस शीट की तरह होगी? सोच के देखो भाई, ऐसा थोड़ी कि अरे थोड़ा सा जगह रह गया, अरे पानी चला गया, आधा किलो वजन बढ़ गया, ऐसा तो नहीं। बिल्कुल प्रॉपर। समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? और दूसरे नंबर पे ये टाइटली पैक्ड होगी। अगेन सेम ही बात लिखी है, लेकिन कंटिन्यूस शीट में भी तो कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे हमारे ईयर है, ये एग्जैक्टली बंद नहीं है, है ना। हमारी आंखें हैं, ये एग्जैक्टली बंद नहीं है। यानी ऑलमोस्ट एक कंटिन्यूस शीट हमारी बॉडी के ऊपर चढ़ी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो जो माउथ है ये यहाँ पर एक ब्रेक आ रहा है शीट के अंदर, लेकिन ये शीट अंदर की तरफ बनी हुई है। क्या बात को आप समझ पाए?
यानी ये कवरिंग है, बस ये वर्ड ध्यान रखना, ये हमारी बॉडी की कवरिंग है और ये इंटरनल ऑर्गन्स की भी और आउटर ऑर्गन्स की भी कवरिंग है। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा। स्किन हो गई, ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स और लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी। थोड़ा सा इन्हें इमेजिन कीजिएगा, इसलिए पहले वो पढ़ा है फिर ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। मेड अप ऑफ एपिथेलियम। जी हाँ, ह्यूमंस आर एनिमल्स। मनीष, आप समझ पा रहे हैं ना, हमारे हाथ के ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई है ये एपिथेलियम ही है। ब्लड वेसल्स कैसे, देखिए हर चीज के ऊपर एक कोटिंग होगी ना अभिजीत, सोच के देखो, वरना ब्लड बाहर आ जाएगा। एल्वियोलाई के ऊपर भी एक हल्की सी कोटिंग होगी तभी वो काम करेगा। हर चीज के ऊपर एक कोटिंग होती है। जैसे बचपन में हम क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं तो हम ब्लैक कलर से स्केच पेन से उसके बाउंड्री बनाते हैं ना, तभी तो वो ड्राइंग अच्छी दिखती है। तो ये जितने हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें भी कवर करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर की तरफ है, पूरा बाहर तो स्किन में काउंट हो गया। अब आप एक बात सोचो, आप अपनी टंग से अपने इंटरनल चीज को छू के देखो, अंदर भी तो कोटिंग है। टंग के ऊपर भी तो एक कोटिंग है, गले में भी तो अंदर की तरफ एक कोटिंग है, हमारे ईसोफेगस में जहां से खाना जाता है उस पर भी एक कोटिंग है। तो हर जगह पे आपको एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगा। यस दिशा, ठीक है जी। अब मैं आपको इसके थोड़े से टाइप बता देता हूँ कि कैसे कैसे ये काम करता है। लेट मी एक्सप्लेन। देखो, एपिथेलियल टिश्यू कहीं से मोटा कहीं से पतला भी हो सकता है। क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, अपने हाथ को देखो, हाथ के ऊपर की लेयर पतली है, नीचे की लेयर मोटी है। पता नहीं सबकी है नहीं है भैया, हमारी तो है। ठीक है, अपने हाथ जरा थोड़े से पता नहीं ऐसे क्यों है, तगड़े वाले हाथ हैं, तो अपनी तो है, आपकी भी उम्मीद है जरूर होगी। ठीक है, यानी ऊपर की लेयर पतली, नीचे की लेयर मोटी, यानी ये मोटी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है। ऐसी गाल जो है, यानी जो फेस की स्किन है वो अलग होती है ना। और हाँ, मान लेते हैं ये वाली स्किन अलग होगी। तो ये एपिथेलियल टिश्यू मल्टी लेयर भी हो सकता है और सिंगल लेयर भी हो सकता है। एपिथेलियम जो है ये सिंगल लेयर का भी हो सकता है, यूनी लेयर जिसे आप कहते हैं, और मल्टीपल लेयर्स का भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं ना, जैसे हमारा एल्वियोलाई है या हम बात करें नेफ्रॉन है, तो उन इलाकों में तो सिंगल सेल की लेयर होगी ना, बहुत ही पतली लेयर होगी। जब हम अंदर बॉडी के जाके जूम करके देखेंगे तो वहाँ सिंगल लेयर है। और मल्टीपल लेयर का मतलब ये है कि भाई वहां पर जैसे हमारा हाथ वगैरह है वो मतलब मल्टीपल लेयर हो गया। चलें आगे। अब एक सवाल है मेरा, ये हमारी स्किन है, ध्यान से थोड़ा सोचना, आपके पास भी हाथ होगा, आप नोट्स बना रहे हैं। ये स्किन से चिपकी क्यों हुई है, आप ऐसा करके देखो, हट क्यों नहीं रही? यानी मैं ऐसे कर रहा हूँ, क्यों नहीं हट रही है, मतलब उसी जगह पे चिपकी है। कॉलिन कायमा, गलत जवाब। कनेक्टेड है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, देखो होता क्या है ना, एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी से चिपका होता है एक प्रोटीन की लेयर से, जिसे कोलेजन बोलते हैं दिशा, कॉलिन कायमा नहीं। यानी अगर हमारे पास एक एपिथेलियल टिश्यू है, ये पर्पल कलर से मैं बना रहा हूँ, नहीं आप ऐसे समझो, मैं ऊपर की तरफ उसे बनाता हूँ, मान लेते हैं बहुत सारे सेल हैं, तो ये किसी एक बेस मटेरियल से चिपके होंगे। ये बेस मटेरियल जो है, जो इसे फेविकोल से चिपका के रखता है, वो है कोलेजन, जो कि एक तरीके का प्रोटीन होता है। पेपर का सवाल है, ठीक है। यानी कोलेजन इज द बेस मटेरियल ऑन विच एपिथेलियम लाइज। आई डोंट थिंक सो कार्तिकेय, बाकी आई हैव टू चेक दिस। मैंने कभी सोचा नहीं, अच्छा सवाल आपने पूछा है, मेरा ख्याल नहीं, बट एक बार देखेंगे, आप भी एक बार देखना। ठीक है, यहाँ तक की बात आप समझ पाए? अब कुछ फोटोज मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरी प्यारी किताब एनसीईआरटी से। देखो, अगर हम किसी के पेट को देखते हैं, कोलेजन एपिथेलियम में ही पाया जाता है। जी हाँ, देखो, अगर ये किसी का पेट है, थोड़ी सी ब्लड इमेज है बट इट वर्क्स, तो अगर मैं इतने पोर्शन को काटता हूँ, है ना, कल को कोई मुझसे कहेगा खर्चे पैसे वैसे के लिए, तो मैं कहूंगा अरे देखो मैं पेट काट के कमा के लाया हूँ, आज मैं लिटरली वो डायलॉग मार सकता हूँ, क्योंकि अभी पेट काटा है देखो मैंने। अब इसे अगर मैं जूम करता हूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, यानी अगर मैं इसे साइड से देखता हूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, और ज्यादा जूम करूंगा तो ऐसा दिखेगा। ये जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई हैं, ये है आपके सेल्स।
ये आपने बायो लैब में भी कभी एक्सपेरिमेंट करा होगा, हमें तो कराया गया था, पता नहीं पूरी क्लास को दिख गया था, मुझे तो दिखाई नहीं था माइक्रोस्कोप में, बट क्या करें, नंबर चाहिए तो हमने कहा हाँ दिख रहा है बिल्कुल। ये होता है वो एक सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस है और ये बाकी मसल फाइबर है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। इसके ऊपर और इसके अंदर की तरफ ये कोटिंग जो है चढ़ी होती है। ठीक है, फटाफट नोट करिए आप। नहीं, बायो से नहीं था मैं, 10वीं तक ही बस मैंने बायो पढ़ी थी। 10th में मैं एक्चुअली काफ़ी कंफ्यूज था कि मैं मैथ्स लूँ या बायो, तो मेरे सर ने, मैथ्स के सर ने एक बड़ी अच्छी एडवाइस दी थी कि जिसमें ज़्यादा नंबर आए वो ले लेना। तो मैंने सोचा जिसमें 90 से ऊपर आ गए वो ले लेंगे, दोनों में ही जो है 95 से ऊपर आ गए थे। अब फिर वही फंस गए, फिर जो है मैंने मैथ्स की तरफ ही जो है आगे बढ़ा। आज आई एम वेरी ग्लैड कि मैथ्स मैंने ली, क्योंकि वही है कि वो ज़्यादा थोड़ी प्रैक्टिकल लगती है। चलें आगे, कोई बात नहीं। चलो दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं, एक ही फोटो में सटीक तरीके बताता हूं। ये जो है कोलेजन है जिस पे ये टिका हुआ है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देखो मैं कोलेजन बता रहा हूँ, आप इस कॉमर्स पढ़ने की कोशिश करोगे तो कैसे हमारा साथ आगे बढ़ेगा, कैसे मिलन होगा हमारे दिमाग का। कोलेजन आप समझ गए, इसके ऊपर ये सारे सेल हैं, ये भी सेल, ये भी, ये सारे सेल हैं, इन्हें एक साथ में टिश्यू कह दूं। एक्चुअली जो टिश्यू है वो लाइट पर्पल वाला है, उसके नीचे कोलेजन है, लेकिन क्योंकि वो उसका एक इंटरनल पार्ट आप कह सकते हैं, इन्हें जुदा कोई नहीं कर सकता, तो इसे एक साथ भी टिश्यू कह सकते हैं। अभी नामों में क्या फर्क है, इनके कामों में क्या फर्क है, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? ये स्क्वामस एपिथेलियम है, यानी एक शीट जैसा है। इसके बाद ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ठीक है, वो न्यूक्लियस है, ये जो डार्क डार्क आप इसके अंदर देख रहे हैं दोस्तों, ये ना एक सेल है। अब सेल है तो उस पे अपना न्यूक्लियस भी होगा, कई सारे सेल को मिला के टिश्यू बोलते हैं, तो इस पूरे डब्बे को मैंने एक साथ जो है टिश्यू का नाम दे दिया। आई होप आप समझ पाए। ठीक है, अब सिंपल क्यूबॉइडल, स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस और सिंपल कॉलमनर। जी हाँ, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की फोटोज हैं, ये मैंने नहीं खींची हैं, बट एनसीईआरटी ने मुझे बताई हैं, तो मैं उन पे विश्वास कर लेता हूँ। स्क्वामस का मतलब टाइल जैसा, जैसे हमारे घर में जमीन पे पत्थर लगा होता है, वो बड़ी लंबी सी शीट होती है दोस्तों, लेकिन पतली होती है। देखा है ना घर में पत्थर, देखो जरा। और कई बार क्या होता है हमारे घर में, जैसे अगर आज के ज़माने में वैसे वो चलता है, लेकिन पहले थोड़ा ज़्यादा चला करता था। क्या होता था, छोटे-छोटे जो पत्थर बच जाते थे, उन्हें सीमेंट के अंदर घोलकर एक फ्लोर बना दिया जाता था। जनरली अगर आप जो है एक मान लेते सरकारी मकान में रहते हो या आपकी छत पे हो सकता है, जैसे मेरी छत पे ऐसा बना हुआ है, ठीक है? तो वो कुछ उस तरीके का मानो, वो इर्रेगुलर टाइल्स आपस में जो है अरेंज्ड हैं। यहाँ पर एक सेल है, ये दूसरा सेल है। इसके नोट्स बनवाऊँगा, चिंता मत करो, पहले एक बार समझा देता हूँ। समझ पा रहे हैं? ये जो है आपको देखने को मिलेगा माउथ, एल्वियोलाई, हार्ट, इन सब की लाइनिंग पे। अगले नंबर पे हम पढ़ते हैं स्ट्रैटिफाइड। ये बहुत मोटी लेयर है, देखो, यानी इसमें ऊपर की तरफ भी बहुत ज्यादा ज्यादा मोटी लेयर है। ये आपको कहाँ देखने को मिल सकता है? ये वाला पोर्शन, जहां पर भी मोटापा महसूस हो रहा है वहां पर यही है वो पापी। जरूरी नहीं है मोटापा इसकी वजह से है, वो तो एडिपोसाइट्स की वजह से होता है, आगे चल के पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये कई जगह आप देखोगे आपकी स्किन थोड़ी थिक होती है। ठीक है, ये हो गया वहां पे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए? अब क्यूबॉइडल में तो कुछ भी नहीं है, क्यूब जैसे डब्बे डब्बे डब्बे। ये कहाँ मिलते हैं मैं आपको भी लिखवा दूंगा, गोनाड्स है, पैनक्रियास है, वो तो मैटर ऑफ फैक्ट है। यानी एक क्यूबॉइडल जो है वो क्यूब जैसे डब्बे हैं। अगर इन्हीं को मैं बहुत लंबा बना देता हूँ तो वो कॉलमनर हो गए, यानी कॉलम जैसे हो गए लंबे लंबे। लोकेशन लिखवा दूंगा। ठीक है, और स्ट्रैटिफाइड आप समझ ही गए हैं, जो स्क्वामस था उसमें मल्टीपल लेयर बना दो, यानी हमने एक लेयर का पत्थर बिछाया था, 50 लेयर बना दो, जैसे वो होती है ना लाइमस्टोन वगैरह। लाइमस्टोन इमेजिन करो या सेडिमेंट्री रॉक्स इमेजिन करो जिसमें लेयरिंग होती है, वैसा कुछ आप इसे इमेजिन कर सकते हो। क्या थोड़ा थोड़ा आपको पल्ले पड़ा? अब मैं इसके नोट्स बनवा देता हूँ। इसी के आगे लिख देता हूँ, फोटोज को सबको एंड में रखते हैं। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, काम सबका सेम है, लाइनिंग बनाना, लोकेशन के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से नाम बदले गए हैं। एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम। डायग्राम की मेरे हिसाब से नीड नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहो बना लो, रिवीजन में थोड़ी मदद होगी। हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा। ये है टॉप व्यू, और इसी का साइड व्यू जो है वो कुछ ऐसा होगा।
आप समझ पा रहे हैं ना, एक्चुअली ये आगे की तरफ है, इस तरीके है पूरा। लोकेशन, लाइनिंग ऑफ माउथ, एल्वियोलाई, हार्ट, ईसोफेगस और नोज। इसी को हम पेवमेंट एपिथीलियम के नाम से भी जानते हैं, पेवमेंट एपिथीलियम। और एक और नाम से जाना जाता है, यही लिख देता हूं, टेसेलेटेड। थोड़ा सा रटने वाले काम है दोस्तों, टेसेलेटेड एपिथीलियम। नोट्स थोड़ा जल्दी जल्दी बनाने होंगे। पेवमेंट एपिथीलियम और टेसेलेटेड एपिथीलियम के नाम से जाना जाता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर। पेवमेंट आप समझते हैं क्या होता है? जैसे फुटपाथ, वो एक तरीके का पेवमेंट है। पेवमेंट सड़क के किनारे आपने देखा होगा, हल्की सी ऊंचाई पे कोई जगह जा रही है, उसे पेवमेंट बोलते हैं। तो ये दिखने में कुछ वैसा लगता है। क्लास करीब 6 बजे तक होगी, ठीक है। देखो, पेवमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुछ उसी तरीके का, एक साइड में लाइनिंग जैसे चल रही है वैसा है। टेसेलेटेड, इसमें मेरा ख्याल डबल एल आएगा, टेसेलेटेड, हाँ डबल एल आता है, इसमें एक और एल ऐड कर लेना। ये टेसेलेटेड शब्द का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा। यहाँ पर भी आप देखोगे फ्लोर पे पैटर्न जैसा बन रहा है ना कुछ, तो बस इसलिए इसे टेसेलेटेड के नाम से भी जाना जाता है। समझाने में है 5 को ब्रेक प्लीज। नोट कर लिया आपने? अब मैं आगे चलता हूँ। पेमेंट क्या बोला था? पेमेंट 5 मिनट का ब्रेक देंगे ना, बताइए। 60 मिनट के बाद आपको 60 मिनट का ब्रेक देंगे। अच्छा 5 PM, ओहो, अब तो मैंने जो है कह दिया। अभी दे दूंगा ब्रेक, चिंता मत करो। एक काम करते हैं महनाज और बाकी सबको भी, ये पांचों तरीके के ये एपिथीलियम 3-4 लिखवा के फिर ब्रेक दे दूं। स्प्रूस, आप एक सड़क इमेजिन करो, उसके साइड में एक रास्ता इमेजिन करो जो उससे हल्का सा ऊंचा है, जनरली हम उसे फुटपाथ कह देते हैं, वो पेवमेंट होता है। फुटपाथ एक एग्जाम्पल है पेवमेंट का, और भी कई सारे हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड, केराटिनाइज्ड, स्क्वामस एपिथेलियम, यानी ये स्क्वामस एपिथेलियम जैसा ही है, ठीक है। शाम, जो ये जो तीनों बातें हैं एक ही हैं। स्क्वामस एपिथेलियम इज आल्सो नोन एज टेसेलेटेड एपिथेलियम एंड पेवमेंट एपिथेलियम। मैंने इसलिए लिखा है कि कल को ये ना लिखकर ये दे दे तो एक ही बात है। स्ट्रैटिफाइड, केराटिनाइज्ड, स्क्वामस एपिथेलियम। केराटिन एक तरीके का प्रोटीन होता है, वो इसके अंदर पाया जाता है, इसलिए इसे केराटिनाइज्ड कहते हैं। आपने देखा होगा ट्रेसेमे की एड में, 3 रुपए का शैम्पू ले लो और बिल्कुल प्रोफेशनल आपके जो है बाल हो जाएंगे। फर्जी बात है, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो केराटिन एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे बालों को, स्किन को मदद करता है डेवलपमेंट में। तो केराटिनाइज्ड अगर आपको कहीं पर शब्द दिखे तो मतलब विद प्रोटीन उसका होता है, ठीक है जी। सॉरी, ये नाम पूछा है एग्जाम में। एक बार पूछा गया है कि कौन से तरीके का एपिथेलियम नहीं होता, ये पूछा गया, और एक बार ये पूछा गया कि इनकी लोकेशन क्या है, ठीक है जी। स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम, इट कवर्स द एक्सटर्नल ड्राई लेयर ऑफ द स्किन। contains keratin protein resistant to injury, waterproof और मल्टी लेयर। आराम से हर स्टेटमेंट को पढ़ के सोचिए। रेजिस्टेंट टू इंजरी यानी आपको आसानी से चोट नहीं लगती। जैसे कि आप कहीं, मान लेते हैं मैं ऐसे बैठा हूँ और मैं अपना कोनी को इस पे टच करता हूँ अपनी टेबल पे, तो ये थोड़ी मुझे दर्द हो गया। या मान लेते हैं कि मैं ऐसे अपनी स्किन पे स्क्रैच करता हूँ तो मुझे दर्द नहीं हुआ, यानी आसानी से स्किन डैमेज नहीं होती।
अगर हो भी जाती है तो सेल्फ रिपेयरिंग इसकी हो जाती है प्लेटलेट्स की मदद से। वाटर प्रूफ क्यों कहा है? क्योंकि जब आप बारिश में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आप बाहर गए 70 किलो के और 5 किलो पानी आप में भर गया, फिर आपको भी सूखने डाला हुआ है कपड़ों के साथ। आपके शरीर पे पानी गिरेगा, लेकिन वो पानी आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा जब तक आप अपना मुंह खुला नहीं रखते। ठीक है, मल्टी लेयर आप समझ ही गए हैं क्योंकि मोटा होता है ये। और वॉशिंग मशीन में अगर आ जाए तो दिशा वेल एंड गुड है, क्या दिक्कत की बात है। कंटेन्स केराटिन प्रोटीन, ये आपको मैंने बता दिया। कवर्स एक्सटर्नल ड्राई लेयर ऑफ द स्किन, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? प्रोटीन के बारे में चर्चा हम योगेश करेंगे न्यूट्रिशन चैप्टर में, काफी डिटेल में हम पढ़ते हैं उस चैप्टर को। ऐसा कोई नंबर ऐसा फिक्स नहीं है, बाकी कुछ टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स मैं आपको वहाँ पे लिखाऊंगा। चलें आगे दोस्तों। लोकेशन ये लिख दिया ना, कवर्स एक्सटर्नल ड्राई लेयर ऑफ द स्किन, यानी हमारी स्किन एक तरीके से स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम से बनी हुई है। तीसरे नंबर पे है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाम से ही आप समझिए क्यूब लाइक है, इसकी लोकेशन बस हम, अब ये क्यूब लाइक है, लोकेशन अपने लिए काम की है। ग्लैंड्स जैसे कि पैनक्रियास हो गया, सैलिवरी ग्लैंड हो गए, गोनाड्स, गोनाड्स आई होप आपको पता है, टेस्टीज हैं, ओवरीज हैं, इन जगह पे, और किडनी ट्यूब्यूल्स इन इलाकों में पाया जाता है। ये इनकी लोकेशन लिखी है मैंने। कोई बात नहीं, दोबारा समझाता हूँ रितिका। जो हमारी स्किन की ऊपर की कोटिंग है ये आसानी से खराब नहीं होती। यानी अगर मान लेते हैं मेरे पास 1 रुपए का सिक्का और मैं अपनी स्किन पे इसे जोर से ऐसे रगड़ूं तो कोई आसानी से इसे डैमेज नहीं होगा। जैसे कागज आसानी से फट जाता है या कपड़ा अगर जरा सा फटता है तो फटता चला जाता है, ऐसी अपनी स्किन नहीं है। अपनी स्किन थोड़ी अच्छी क्वालिटी की है। तो ये हमारी स्किन के ऊपर जो कोटिंग है वो एपिथेलियम की ही होती है। ये आप समझ गए। देखिए एपिथेलियम का काम अब तक आप समझ चुके हैं, तो मैं अननेसेसरी वही सेम बात बार बार नहीं लिख रहा हूँ, बस लोकेशन अपने लिए काम की है। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों कॉलमनर एपिथेलियम। आप साथ साथ भी थोड़ा सा लिख लिया करो। मुझे ऐसा लगता है कई बच्चे, जब मैं आखिरी बात लिख देता हूँ उसके बाद अपनी कॉपी में पहली बात लिखते हैं, ऐसा ना करें, साथ साथ लिखेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। टॉल सेल्स होते हैं इसमें, लाइक पिलर्स, लाइनिंग ऑफ स्टमक। अभी स्पेस छोड़ दो सपना, अभी लिखवा दूंगा, आप जब तक इसे नोट करो। स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, इनकी लाइनिंग पे आपको देखने को मिलता है। कोई आपसे कहे कि माइक्रो विलाय के ऊपर क्या कौन सा क्या होता है तो आप ये आंसर दे सकते हैं। इसका जो फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन, लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, आप इंटेस्टाइन लिख सकते हैं। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। यस बिल्कुल सही स्प्रूस, माइक्रो विलाय। ठीक है, ये भी सपना आप अपने नोट्स कंप्लीट करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलो चले जी आगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। पांचवें तरीके का और लिखवा रहा हूँ। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 तरीके के दिख रहे हैं, ये तो हमने पढ़ ली। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ए बी सी और डी, यहाँ भी 4 तरीके के हैं। तो पांचवा कौन सा प्रकट हो गया इस दुनिया में? ये है सिलिएटेड एपिथेलियम। जो एनसीईआरटी वाली फोटो में तीसरे नंबर पे था उसके ब्रैकेट में सिलिएटेड लिखा हुआ था। इसे मैं आपको अलग से पढ़ाता हूँ, कुछ किताबें इसे अलग से पढ़ाती हैं, कुछ किताबें साथ में, हार्डली मैटर्स, अपने को बस सबके मतलब पता होने चाहिए। सीलिया का मतलब क्या होता है? थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस या फिर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन टॉप ऑफ सेल्स। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है वो है फैलोपियन ट्यूब, स्पर्म डक्ट, ट्रैकिया,
ब्रोंकस या ब्रोंका। ठीक है, सीलिया का काम होता है मूवमेंट प्रदान करना। एज प्रॉमिस्ड आपको मैं यहाँ पर 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, आप अपने नोट्स बनाइए, 2 मिनट के बाद मुलाकात करते हैं। ठीक है, आप सेशन में बन रहिए। एक बार कंफर्म करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे सेकेंड हाफ की तरफ। आई होप ब्रेक से आपके दिमाग को थोड़ा आराम मिला होगा। हाथों को तो नहीं मिला है क्योंकि आप लगातार कमेंट कर रहे हैं, स्टिल आई एक्सपेक्ट कि कुछ आपके दिमाग को आराम मिला होगा और आप अगला आधा पौना घंटा जो है फोकस कर पाएंगे। माइक्रो विलाई जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है सपना, और ये चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। आपने अगर डाइजेशन पढ़ा है तो वहाँ आपको विलाई पढ़ाया गया है, हर विलाई के ऊपर बहुत सारे माइक्रो विलाई होते हैं। आप एक बार डाइजेशन वाला चैप्टर देखिएगा। चलिए, ये वाले डायग्राम्स को अब मैं इस फाइल के अंदर ऐड कर रहा हूँ। फेलोपियन ट्यूब जितेंद्र आपको मैंने जो है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा रखा है, आप एक बार चेक करिए, वहां पर आपको सब समझ आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ मस्कुलर टिश्यू के बारे में। ठीक है, ये फाइल के अंदर मैंने क्या करा है, जस्ट इन केस आप डाउनलोड करो, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने जो है ये प्लांट वाला पोर्शन पढ़ा है, फ्लोएम वगैरह, उसके बाद मैंने प्लांट के डायग्राम छोड़े हैं, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर एनिमल टिश्यू पढ़ाया है, फिर एनिमल टिश्यू में एपिथेलियम पढ़ा के उसके डायग्राम छोड़े हैं। अब यहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मस्कुलर टिश्यू। मणिपुर के बारे में पढ़ लीजिएगा अपने आने वाले पेपर्स के लिए, जितनी भी मणिपुर की ट्राइब्स है, बॉर्डर है, ज्योग्राफी है, हिल्स है, ये वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इनफैक्ट मणिपुर के साथ नागालैंड भी पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्राइबल इशू इस समय वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जो पूरे दंगे चल रहे हैं, जो भी चल रहा है, ये कुछ ट्राइबल इशूज़ हैं, मतलब ट्राइबल के साथ और भी फैक्टर बड़ा हो चुका है अब काफ़ी, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये उसी का हिस्सा है। जैसे मैंने आपको एपिथेलियम पढ़ाया है, उसके बाद मस्कुलर, उस ऐसे करके आपको 4 पढ़ाऊंगा। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू जो है दोस्तों, इसे देसी भाषा में मसल कह सकता हूँ मैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? मसल या फिर मसल फाइबर। फाइबर इसलिए क्योंकि मसल्स पतली सी होती हैं, इसलिए मैं इसे मसल फाइबर कह सकता हूँ। ठीक है जी, मस्कुलर टिश्यू जो है ये 3 टाइप के होते हैं। पहला स्ट्रेटेड मसल, दूसरा स्मूथ, और तीसरा कार्डियक। ये 3 तरीके के जो है मसल्स होती हैं, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो। फाइबर इसलिए बोला जाता है बिकॉज दीज आर जनरली अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। फोकस मत हटाइए आप लोग, जो मैंने आपको बोला था वो आपके काम का था, क्योंकि आपके एग्जाम में वहां से सवाल आ सकता है। अब जो आप लोग कर रहे हैं उसमें आपका फोकस हट रहा है, थोड़ा स्थिर रखें अपने दिमाग को। कल शाम को मैंने देखा बहुत लोग जो है स्पेशल क्लास में, कोई नोटिस आया था एसएससी का, सोटू से एसएससी का, कहने की बातें, उसको लेके हवाबाजी की बातें कर रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्या निकला बताइए? कुछ भी नहीं। तो वही है कि आपको फोकस बड़ी जल्दी हिल जाता है। तस्वीर आपने जो है यूट्यूब चैनल खोल दिए, देख लिया, पहले जब लग रहा था फेक नहीं है तब भी देख लिया, फिर 10 तब देख लिए, 10 उसके बाद देख लिए, आज भी देखे जा रहे हैं कई लोग तो बैठ के। देखिए, हाँ, फाइबर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि पतले पतले रेशे जैसे दिखते हैं ना, ऐसे, इसलिए इसे फाइबर जैसा कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा टॉर्चर करता हूँ। स्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स को ही मैं स्केलेटल मसल्स कहता हूँ। स्केलेटल मसल्स, क्योंकि दीज आर अटैच्ड टू द बोन्स। हमारी हड्डियों के ऊपर मसल्स होती है ना, ये वही मसल्स है। ये वॉलेंटरी भी होती है मसल्स, जब मैं चाहूं तब मूव करती हैं। भाई आप कमेंट करते हो तो वो करते हो थोड़ी जाता है कि अपने आप उंगलियां गई कमेंट टाइप हो गया। आप करते हो, वॉलेंटरी एक्शन है वो, यानी हमारी मर्जी से काम होता है। और स्ट्राइप्ड मसल्स, जब आप इसे माइक्रोस्कोप में देखते हो तो लाइट एंड डार्क कलर्ड बैंड्स होते हैं।
यानी देखने में ये स्ट्राइप्स के जैसे दिखती हैं। ये तीनों जो नाम है ये स्ट्रेटेड मसल के ही नाम है। लोकेशन बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फेस, अरे जहां जहां पे मसल है वो सब आ सकते हैं इसमें। टंग, थाई और नेक, बहुत सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। डायफ्राम, फेरिंग्स, और भी दुनिया भर की चीजें आप इसमें भर सकते हो। आज रात को 10 बजे भी है आपकी क्लास। हमारी मर्जी से, सुप्रीति बस मैंने वॉलेंट्री को ही उस रूप में लिखा है, हमारी मर्जी से। यस प्रवेश, स्पेशल की प्रैक्टिस 7 से 8 है, प्लस की क्लास 10 से 12। मेघना, टुडे ओनली 2 classes more, one special 7 to 8, one plus 10 to 12. Biceps, triceps, face, tongue, thigh, neck, diaphragm and pharynx. अब जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं, आप बस मुझे एक बात बताओ, क्या ये पावरफुल हैं? नहीं मेघना, बिल्कुल भी नहीं पावरफुल। यस, बट गेट टायर्ड क्विकली। सोच के देखो, यानी इन मसल्स की खास बात यह है, जैसे बाइसेप्स का आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो उसमें क्या है कि 5 पे ही खेला खत्म हो जाता है, फिर बाकी 5 तो रो पिट के आप 10 तक पहुंच पाते हो, फिर आप थोड़ी देर आराम करते हो, बाहर घूम के आते हो, पानी पीते हो, गैलरी से नीचे देखते हो कि भैया क्या चल रहा है, सामने जो है अंडे वाले भैया खड़े हैं या फिर जो है पैटीज वगैरह मिलती है, फिर अंदर आते हो, फिर जो है अपने 10 का सेट लगाते हो, फिर बाहर चले जाते हो, है ना। यानी ये पावरफुल है लेकिन आसानी से थक जाती है। जी हाँ, सान्या ने बिल्कुल सही फरमाया। टंग इज एन एक्सेप्शन, कैन बी एन एक्सेप्शन टू दिस फॉर सम पीपल। स्ट्रेटेड मसल्स आर पावरफुल बट गेट टायर्ड इजीली, और पावरफुल बिकॉज ये पूरी बॉडी का लोड भी जो है ले सकती है। ठीक है, अब स्ट्रेटेड मसल के बारे में एक और पॉइंट, सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी मैनी न्यूक्लियाई। देखिए, हमें स्कूल लेवल में या बड़े होकर भी ऐसे पढ़ाया जाता है कि हम कई चीजें तो इमेजिन ही नहीं कर सकते, अपने को बर्दाश्त नहीं है। यानी अपने को सेल का मतलब बस यही पता है, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। मतलब हमारा जो दिल है हमें कहेगा ये गलत है, बट दिस इज अ फैक्ट कि बहुत सारे सेल्स में मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, एंड एनक्लोज्ड बाय सार्कोलेमा। ये सब नाम आप थोड़े से ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सार्कोलेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझ गए ना। एक ऐसा जो है सेल है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई है, और ये जो जिसके अंदर ये सारे न्यूक्लियाई घिरे हुए हैं, ये सार्कोलेमा हो गया। बस नामों पे थोड़े रट्टे मारने हैं दोस्तों, और ये सब आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेटेड मसल्स, तो वहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड देगा तो ये इनकरेक्ट नहीं करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगले नंबर पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्मूथ मसल्स। यस अमन, ऑलमोस्ट डेली। स्मूथ मसल्स responsible for peristaltic मोशन। ये जो है अनस्ट्रेटेड होती है, समझाऊंगा चिंता मत करो, इनवॉलेंट्री होती है और विसेरल होती है। इस शब्द का मतलब है फाउंड इन वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन्स। आप इमेजिन करो एक ऑर्गन, मान लेते हैं मेरा ईसोफेगस, ठीक है, मैंने कुछ खाया है
और वो मेरे पेट के अंदर जा रहा है। अगर आप इसे पास से देखेंगे तो हो सकता है आपको सोयाबीन दिखे। ठीक है, ये जो पाइप है, अगर आप इसे बहुत ज़्यादा जूम करके देखोगे तो एक अंदर कोटिंग होगी, बाहर कोटिंग होगी, इस तरीके की। अरे मेंसुरेशन याद आ गया होगा आपको अब तक तो। यानी एक टाइप की मसल तो ये नीली वाली होगी जो कि पूरे तरीके अंदर की तरफ भरी हुई है। ये तो है स्मूथ मसल। एक लाल और लाल यानी एक अंदर और एक बाहर की तरफ कोटिंग है, वो है एपिथीलियम। फर्क समझ पाए? रटना नहीं है, समझना है। एक कोटिंग है अंदर बाहर की, सिंगल सेल या मल्टीपल सेल की, वो एपिथीलियम है। लेकिन एक ऐसा है जो ये वाला पोर्शन है, जो उसका मैटर कंस्टिट्यूट कर रहा है, वो है स्मूथ मसल्स। पेरिस्टल्टिक मोशन क्या होता है? वैसे तो मैंने डाइजेशन में पढ़ाया है, मैं फिर से बता देता हूँ। हमारे गले से जब खाना नीचे की तरफ जाता है तो ये पाइप जो है खुलता रहता है। मतलब ऐसा है कि खाना अंदर की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर है खाना, फिर नीचे की तरफ आया तो यहाँ पर आ गया खाना। इस तरीके जो है ये खाना नीचे जाता है, उसके लिए हमारा ईसोफेगस मूवमेंट करता है। उस मूवमेंट को पेरिस्टल्सिस या पेरिस्टल्टिक मोशन कहते हैं। लेकिन सारे ऑर्गन्स में होता है एक्सेप्ट हार्ट, क्योंकि दिल में तो कार्डियक मसल्स होती हैं। विसेरस मतलब हॉलो ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन्स खोखले होते हैं ना, जैसे हमारा पेट, जैसे हमारा ईसोफेगस। इनफैक्ट पूरा एलिमेंट्री कैनाल हमारा खोखला है, लेकिन दिमाग हमारा खोखला नहीं है, होपफुली। यानी कुछ ऑर्गन्स खोखले होते हैं, उनके लिए ऐसे शब्द का, इस शब्द का इस्तेमाल करा जाता है। अब इसकी लोकेशन, स्टमक, आप समझ गए मैंने वहां पे लाइनिंग वर्ड क्यों लिखा था? क्योंकि मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा, मुझे पता है कि कहाँ पे क्या लिखना है, क्या सही है क्या गलत है। मैंने वहां पर लाइनिंग ऑफ स्टमक का इस्तेमाल करा है, आप नोटिस करो। यहाँ पे सिर्फ स्टमक लिखूंगा, दोनों में फर्क आई होप आप समझ गए। इंटेस्टाइन, आइरिस ऑफ आई स्मूथ मसल से बनी होती है, ध्यान रखेंगे। यूरेटर है, अब तो आप बहुत कुछ इमेजिन कर सकते हैं, ब्रोंकाई वगैरह है, वो सब इसी से बने होते हैं। इंटेस्टाइन, ये सब। अनस्ट्रेटेड और स्ट्रेटेड में कोई खास फर्क नहीं है। जो जिसके ऊपर आपको बैंड्स देखने को मिले मल्टीपल कलर के, वो स्ट्रेटेड हो गया। अनस्ट्रेटेड का मतलब जो एक ही रंग के हैं। नोट कीजिए। चलें जी आगे। ब्रोंकाई है जी, हमें दोबारा लिख देता हूँ। BRONCHII, ब्रोंकस सिंगुलर होता है, ब्रोंकाई मल्टीपल यानी प्लूरल होता है। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो हैं, काफी सिंपल सी बात है, इसकी लोकेशन है हमारे हार्ट में। इसका जो फंक्शन है वो है कंटिन्यूअस पंपिंग ऑफ ब्लड। जब एम्ब्रायो बनता है तब से डेथ तक, यानी जन्म से पहले से ही ये काम कर रही होती है। मैंने आपको 4 तरीके के टिश्यू पढ़ाने हैं, जिसमें पहला पढ़ा चुका हूँ एपिथेलियम, दूसरा मस्कुलर भी पढ़ा चुका हूँ, चौथा भी पढ़ा चुका हूँ नर्वस वाला। अब तीसरा बचा है जो कि है कनेक्टिव। इसके बाद आपको वो पढ़ाया जाएगा। नहीं, फ्रिक्शन वगैरह सब कुछ होगा ना दिशा, उसके लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, इसे एनर्जी दे रहे हैं। कोरोनरी आर्टरी हार्ट को हमारे ऑक्सीजन पंप कर रही है, फूड पंप हो रहा है वहाँ पे, वो सब हो रहा है। नहीं श्याम, ये इसकी खास बात है, कभी भी थकता नहीं है। ये थक गया तो खेला खत्म। चलें आगे। अब दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कनेक्टिव टिश्यू। थोड़ा सा टाइमलाइन आप समझ पा रहे हैं ना? ऐसा ना हो ये 1 2 3 में आप मिक्सअप कर दें सब चीजें। देखिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, इसमें कई सारी 4-5 बातें बताई हैं, इसके अंदर मैंने आपको कई सारी बातें बताई हैं। अब मैं आपको कनेक्टिव पढ़ाऊंगा, उसके बाद नर्वस पढ़ाऊंगा। कनेक्टिव इस क्लास में पूरा नहीं होगा, कनेक्टिव में सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ाता हूँ इसमें, और वो आपका रात वाली क्लास में पूरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसे हम शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा हमारे दिमाग में बेस बन जाए कि होता क्या है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव
टिश्यू। देखिए मुद्दे की बात तो बस यही है कि ये कनेक्शन बनाता है, तभी ये कनेक्टिव टिश्यू है। यानी इसका जो फंक्शन है वो है बाइंडिंग, सपोर्टिंग, बाइंडिंग भी लिखूंगा तो अगर आपने लिख लिया तो नथिंग टू वरी, पैकिंग ऑफ डिफरेंट organs of body। काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएँगी इसके अंदर, जैसे कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कोलेजन क्या होता है, या फिर इम्यूनोसाइट्स क्या होते हैं, एडिपोसाइट्स क्या होते हैं, मास्ट सेल्स क्या होते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है, यानी ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है इस चैप्टर का, ये बहुत अच्छे से पढ़ना, बिकॉज़ ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और सबसे ज़्यादा डिटेल्ड जो है रहेगा, तो इसे अच्छे से आप पढ़ना। मैं काम करता हूँ इस क्लास के अंदर इसका बेस बना देता हूँ, और एक्चुअल जो आपको टॉर्चर करने वाला काम है वो रात 10 बजे वाली क्लास में करूँगा। देखिए हमारी बॉडी में कनेक्शंस जो हैं, वो सिर्फ़ उतने नहीं है। मैं 5 मिनट आपको जो है हवाबाजी वाला ज्ञान दूँगा थोड़ा-सा, उसे ध्यान से सुन लेना, फिर फ्री कर दूँगा। रात को जब मिलूँगा तो सीधा जो है मैं अटैक करूँगा कंटेंट के ऊपर, तब ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आपने 5 मिनट ध्यान से सुने। ध्यान से सुनिए 5 मिनट। देखिए सिंपल रूप में तो मैंने आपको ये बताया है अभी कि हमारी बॉडी में जो कनेक्शंस हैं वो हाथ जैसे जुड़े हुए हैं, ये तो बहुत बेसिक लेवल था जो उस समय बोला था। एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, अगर हम उन्हें इमेजिन करें, उसके बाद भी बहुत सारा स्पेस बच जाता है। आप इमेजिन करके देखो एक बार कि अगर किसी का कोई शरीर है, उसमें दिल, किडनी ये वो सब है, तो उसके अलावा भी तो स्पेस है ना बहुत सारा। अब सोचो कि उस स्पेस में कुछ तो भरा होगा, कुछ फेविकोल जैसा कुछ ऐसा होगा जो वो स्पेस ना बचे। इमेजिन करके देखिए। अब वरना कोई इंसान भागा-भागा आ रहा है, उसकी किडनी आपस में टकरा रही है, ऐसा लग रहा है बर्तन खड़क रहे हैं, खाना इधर-उधर हो रहा है, ऐसा नहीं होता ना। पेट ही घूम गया, जे से उल्टा जे बन गया, ऐसा तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज़ उसके पास मूवमेंट का स्पेस नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो उन स्पेस वाले इलाकों में भरा होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनना है 5 मिनट, और वो क्या करता है ना, उन इलाकों को होल्ड करके रखता है। जैसे हमारे किडनी वगैरह के ऊपर जो है फैट वगैरह चढ़ा होता है, या और उसके चारों तरफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिससे कि वो चीज़ें चिपकी रहें, ठीक है? मैंने आपको अभी ये बताया था ना कोलेजन वाली बात कि हमारा हाथ चिपका हुआ है, हट नहीं रहा बिकॉज़ कोलेजन है, ये है, वो है। एक्चुअली यहाँ पर भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा, यहाँ पर भी पाया जाएगा। यानी एक ही जगह पे मल्टीपल चीज़ें हमें मिल सकती हैं, तब वो ज़रूरी था बताना, वो बताया, अब ये बता रहा हूँ। जैसे ये स्किन इसलिए नहीं हट रही बिकॉज़ यहाँ पर भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू अंदर है, जो कि इसे होल्ड करके रख रहा है। क्या बात को आप समझ पाए? पक्का। अब कुछ सेल्स के बारे में आपको बता देता हूँ, जैसे कि एडिपोज सेल्स। एडिपोज सेल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करते हैं। आपने सुना होगा पहले के ज़माने में क्या होता था, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, घी खाया जाता है। ये आपने सुना भी होगा अपने देश में, घी की रोटी, रोटी पे घी लगा दो। ये क्यों, व्हाई दिस घी और बटर इज़ सो इम्पोर्टेंट, कि ये लग्ज़री मानी जाती है। आज भी आप जाएँगे होटल में खाना खाने तो वो लिखा होगा जी, तवा की रोटी, जो नॉर्मल रोटी है वो 30 की है, बटर वाली 35 की है। टेस्ट वन ऑफ द रीज़न्स, ठीक है। ग्लो के लिए अनदर रीज़न। एक्चुअली घी जो है वो एक फैट का टाइप है, और फैट जो है ना, ये देता है हमें लॉन्ग टर्म एनर्जी। इन सब चीज़ों की जो शुरुआत होती है हमारे घी के खाने से, चाहे वो सब्ज़ी में हो या फिर रोटी में हो, वो शुरुआत होती है हमारे फार्मिंग बैकग्राउंड से। देखिए जो एक शरीर से जो इंसान बहुत मेहनत करता है, जिसके क्लासिक एग्ज़ाम्पल फार्मर होते हैं, उन्हें चाहिए होती है लॉन्ग टर्म एनर्जी। यानी वो सुबह घर से नाश्ता करके जाएँगे, 4-5 बजे के आस-पास निकल जाएँगे और वो सीधा उस सुबह 10-11 बजे खाना खाएँगे। तो उनकी बॉडी में एनर्जी हर समय होनी चाहिए। ग्लूकोज़ या फिर ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये ज़्यादा एनर्जी देते हैं, बट शॉर्ट टर्म एनर्जी होती है। लेकिन जो फैट है, वो लॉन्ग टर्म एनर्जी देता है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, जब घी खाते हैं हम रोटी के साथ, तो वो स्टोर हो जाता है। यानी हमारी बॉडी में एक सेल्स होते हैं एडिपोसाइट्स। ये क्या करते हैं, फैट को स्टोर कर लेते हैं। कुछ भी नहीं लिखना, रात वाली क्लास में लिखवाऊँगा। जब ज़रूरत होती है, तो ये सेल्स जो हैं अपने अंदर से फैट को निकाल देते हैं, सीधी बात। यानी अगर ये इतना बड़ा सेल है और इसमें इतना सा न्यूक्लियस है, तो बाकी पूरा फैट होगा। इसका काम ही ये है बस स्टोर करना। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, हमारी मम्मी ने या आपकी मम्मी ने या आपके घर में किसी ने या होटल वाले भैया ने हमें घी लगा के दे दिया। क्यों दिया? कि हो सकता है किसी आपातकालीन सिचुएशन में इस इंसान को एनर्जी की ज़रूरत पड़े। हमारे शरीर ने भी तो इसीलिए स्टोर करा। हमारी बॉडी में एडिपोसाइट ने कहा कि अरे स्टोर कर लेता हूँ। क्या पता कभी ये मेहनत कर ही ले, आजकल तो बस पड़ा ही रहता है। क्या पता कल ये जो है काम पे चले जाए और इसे ज़रूरत पड़ जाए। अब वो तो समझ नहीं आ रहा कभी। यानी आजकल जो काम पे जा भी रहे हैं, वो काम फिज़िकल वर्क तो है ही नहीं।
आप जैसे कल को एक ऑफिसर बनेंगे, आप कोई से भी ऑफिसर बन जाइए, सीएसएस के, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाइए, जीएसटी इंस्पेक्टर, आईआरएस, कुछ भी बन जाइए। आपको घर से जाना है, आप स्कूटी पे जाएंगे, बाइक पे जाएंगे या कार में जाएंगे, वो आपकी अपनी होगी, या दोस्त के साथ जाएंगे, ऑटो वोटो में जाएंगे, नो फिजिकल एक्टिविटी। आप दिल्ली, हाँ दिल्ली अगर आप सीएसएस वगैरह में लगते हैं तो थोड़ी सी आपकी वॉकिंग हो जाएगी मेट्रो से वहां तक, बट दैट इज ऑल्सो लाइक वेरी लेस। आईआरएस इज इंडियन रेवेन्यू सर्विस, यूपीएससी से जो रिक्रूट होते हैं। आप ऑफिस के अंदर गए, लिफ्ट का बटन दबाया, फील चाहिए ना, ब्लॉग बन रहा है ना, बटन दबाया, ऊपर पहुंच गए, अंदर गए, बैठ गए, बस बात खत्म। लंच के लिए उठ गए दोपहर में, फिर से यही सेम प्रोसेस रिवर्स अपना चालू हो गया। तो इसका मतलब हम जो है उस फैट को बिना बात स्टोर करे जा रहे हैं, जिस वजह से हमारा वजन बढ़ रहा है। आई होप आप पॉइंट को समझ चुके हैं। डिपोसाइट्स वाला सवाल 3-4 बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करा है। बाकी एक तरीके के सेल्स होते हैं, जब हमें कोई कुछ काट जाता है, जैसे मच्छर काट गया या हमें कोई चोट लग गई, तो आपने देखा वहां पे सूजन आ जाती है, वो इलाका लाल रंग का फूल जाता है। वो इसलिए फूलता है क्योंकि हमारी बॉडी कह रही है कि इसे डिस्टर्ब मत करना। आप कभी भी नोटिस करना कि अगर आपको कहीं पर उस तरीके से कुछ काट गया है, तो वो इलाका जो है ना, वो फूल जाएगा, हार्ड हो जाएगा, यानी यहाँ की स्किन सॉफ्ट होगी। इससे पता है, क्योंकि हमारी बॉडी हमें कह रही है कि इसे 4-5 घंटे मत परेशान करो, हमें अपने तरीके इसका इलाज करने दो। और इसी वजह से इसमें पेन भी होता है। पेन भी इसलिए होता है जिससे हमारी बॉडी हमें कहती है कि भाई इसे कहीं टच मत करना, हम अपने तरीके इसका इलाज कर रहे हैं। आई होप आप दोनों पॉइंट समझ पा रहे हैं। पेन और हार्डनेस इसी वजह से आती है क्योंकि हमारी बॉडी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम समझदार हैं और हम इसे ऐसे का ऐसे ही छोड़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ एक पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जो मास्ट सेल्स के नाम से जाने जाते हैं। इन सेल्स का काम ये होता है जगह को इन्फ्लेमेशन लाना, वहां पर सूजन लाना और उसे ठीक करना। ठीक है जी, क्या थोड़ा थोड़ा बात को समझ पा रहे हैं? सर बट कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, वो क्यों नहीं मोटे होते? सबसे पहली बात है जेनेटिक्स। आपके मदर फादर, दादा दादी, नाना नानी, भैया दीदी जैसे भी हैं, आप वैसे ही बनेंगे, जो सीधी बात है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है आपका मेटाबॉलिज्म, यानी आप ओवरऑल कितने एक्टिव रहते हैं, ये अगेन जेनेटिक्स से एसोसिएटेड है। ठीक है, सब दिव्यांश रात वाली क्लास में बताऊंगा, ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में वैसे स्टोर होता है। तीसरे नंबर पे देखिए, जरूरी नहीं है कि जो ऑयली खाता है वो काम नहीं करता, कई लोगों का नॉर्मल जीवन में ज्यादा वर्क होता है। जैसे जो एक बिजनेसमैन होता है, वो डेफिनेटली आप जैसे ऑफिसर बनेंगे उससे ज्यादा काम करते हैं, माने ना माने, क्योंकि वो अपनी दुकान पे बैठा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कोई मशीन का पार्ट खराब हो गया, कभी कोई लेबर ने छुट्टी मार दी, उसके घर पे जाना पड़ा, तो उसे अल्टीमेटली उसकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा ही होती है। अब इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ लोग जो है जिनका काम दूसरे टाइप का है, जिनका गल्ले वाला काम है, गए गले पे बैठ गए, यानी बस एक सीट पे बैठे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, तो उनका केस में थोड़ा उल्टा हो जाता है। ठीक है, खैर यहाँ पर अब मैं क्लास को कंक्लूड करता हूँ, जो जाना चाहे जा सकता है। मैंने आपके लिए बेस बना दिया है रात 10 बजे वाली क्लास में, और मिलता हूँ मैं आप सभी से रात 10 बजे वाली क्लास में। उससे पहले 7 बजे आपकी स्पेशल क्लास है, उसमें मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। कार्तिक, ये पसंद पसंद वाली बात है, इंसान के पास एक ही जीवन है, तो उसे एग्जैक्टली वो करना चाहिए जो उसके लिए सही हो, जो उसे पसंद हो और जिससे किसी और का नुकसान ना हो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय।